हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। देखिए, ये सारे वीडियोस मैं कंपाइल कर रहा हूँ। आप लोगों ने कमेंट करके बोला था कि ये जो वीडियोस हम लोग वीकली बेसिस पे करते हैं, तो इनका कंपाइलेशन प्रोवाइड करा दीजिए। मैं ये कंपाइल कर रहा हूँ। हम लोग यूपी पीसीएस प्री और आरओ के लिए अक्टूबर 2024 से कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक जो हम लोग करंट अफेयर्स कर चुके हैं, ये मार्च फर्स्ट वीक तक कर चुके हैं। कंपाइलेशन वीडियो मैं प्ले लिस्ट बना दे रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मैं आपको चैनल प्लेलिस्ट पे दिखा दे रहा हूँ एक बार, तो आसान हो जाएगा थोड़ा। आप यूट्यूब पे जाइएगा, चैनल सर्च करके प्लेलिस्ट पर ये ओपन हो रहा है। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक हेड ये मंथली कंपाइलेशन वाला है, और दूसरा जो है ये आपको थोड़ा नीचे दिख जाएगा, ये वीकली बेसिस, ये दिख रहा है, ये वीकली बेसिस। तो वीकली बेसिस पे आपको इधर दिख जाएंगे और कंपाइलेशन वाले इधर दिख जाएंगे। तो आपको कंपाइलेशन हेड जो है इसमें अक्टूबर 2024 से अभी फरवरी तक का कंपाइलेशन मैं आज कंप्लीट करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से कंपाइलेशन आपको दिख जाएगा सारा, और बाकी जो वीकली कर रहे हैं वो तो यहाँ पे मैं अपडेट करता ही रहूँगा। तो इनको देखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। तो साथ में जब वीडियो देखें तो सिनॉप्सिस भी बनाते रहिएगा, हेल्प करेगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर लगा दूंगा, ठीक है। तो वो क्योंकि पीडीएफ पेड ग्रुप वालों को प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मैं वहाँ से आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे वीडियोस है ना यार, देखो करंट के साथ साथ आपको यहाँ पे जीएस की भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो करंट और जीएस दोनों तैयार होता रहता है, रिवाइज होता रहता है। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन। आईएसएस हम लोग पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है। यूएसए है, जापान है, तमाम देश हैं, उनके सहयोग से आईएसएस बना था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन अब हम खुद का भी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, स्वदेशी रहेगा ये हमारे भारत का अंतरिक्ष स्टेशन। उसका नाम है बीएएस। बीएस मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, हिंदी में ही नाम है। तो यहाँ पे दो चार फैक्ट रहेंगे, उन्हीं को हम लोगों को देखना है। 3 मॉड्यूल में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, बीएएस को। पहला मॉड्यूल जो रहेगा उसको बोला जा रहा है BAS-1, ये इसके नाम से जाना जाएगा। और 2028 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपित भी करेगा भारत। तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है, एक सेकेंड, 2028 तक ये आपको ध्यान रखना है कि भारत अपना खुद का जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसको कब तक प्रक्षेपित करेगा। मॉड्यूल 1 के मतलब मॉड्यूल 1 वाला जो है प्रोजेक्ट, ये 2028 आपको ध्यान रखना है। और 2035 तक इसे क्रियाशील बनाया जाएगा, यानी प्रक्षेपण हो जाएगा 2028 तक, और ऑपरेशन में कब आएगा? 2035 तक। ये यहाँ पे पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2028 और 2035। और इसका नाम नाम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप बीएएस से वहाँ पे लिंक कर ले जाएंगे, तो ये टारगेट याद रखना। ठीक है। बाकी ये भी चीज़ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि भारत खुद का जो है इंडिजिनस है यहाँ पे स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। ठीक है। आईएसएस के बारे में देख लीजिए, जो हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पढ़ते हैं, तमाम मूवीज भी इस पे बन गई हैं, है ना, देखे होंगे आप लोग। 1998 से ये वर्किंग में है, वर्क में है, कार्यरत है। और आईएसएस जब लॉन्च किया गया था तो ये यूएसए, कनाडा, रसिया और जापान के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आईएसएस। और हो सकता है इसको बंद भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी कुछ न्यूज आ रही थी कि 2030 तक इसको हो सकता है बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसके जो खर्चे हैं ना, खर्चे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, लागत बहुत ज़्यादा है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो इसके खर्चे को वहन नहीं कर पा रही हैं। और एक कारण और भी है कि हर एक देश अब खुद का सोच रहा है ना, खुद का रहे, मतलब अपना खुद का रहे, तो वो भी एक मतलब मेंटेलिटी है हर एक कंट्री की। तो इस वजह से भी यहाँ पे जो अमाउंट का पार्टिसिपेशन है उसमें पूरी तरीके से सहायता नहीं कर रहे हैं कंट्रीज जो इसमें होंगे आईजीएसएस में। ठीक है। चलिए, जैसे चाइना ने अपना खुद का बना लिया स्पेस स्टेशन, इसका नाम है तियांगोंग। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये चाइना का यहाँ पे स्पेस स्टेशन हो गया, TIS बोल सकते हैं इसको, है ना। और ये ऑपरेशनल है, ये ऑपरेशनल है। इसका आईएसएस से कोई संबंध नहीं है चाइना का। चाइना खुद का है चाइना का। और वो जो भी वहां से वर्क लेता है वो अपने ही स्पेस स्टेशन से लेता है, आईएसएस से नहीं लेता है। ठीक है। आईएसएस को 2030 तक बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे कारण है, जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस भी है, और कॉस्ट भी है, लागत लागत भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं हम लोग एंटीलोप सर्वी कापरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सलमान खान हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, और बिश्नोई समाज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये बहुत चर्चा में है, ब्लैक बक, काला हिरण जो है। तो यहाँ पे पीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एंटीलोप सर्विकापरा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं स्टार मार्क किया हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। बिश्नोई समाज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके सेक्रीफाइस बहुत बड़े हैं, खासतौर से एनवायरनमेंट को लेके, पेड़ पौधों को लेके, वनों को लेके, फॉरेस्ट को लेके, ठीक है। बिश्नोई समाज जो है, ठीक है, हिंदू संप्रदाय है, एक थार रेगिस्तान राजस्थान में ये रहते हैं। और ये इनका नाम भी बहुत जरूरी है, इनको देखिए, गुरु जम्भेश्वर जी। गुरु जम्भेश्वर जी जो हैं, इन्होंने 29 सिद्धांत दिए थे, 29 यानी 20+9, 20+9, 20 और 9, इससे बनता है बिश्नोई। तो इस समुदाय की जो स्थापना है ना, वो इसी सिद्धांत के अनुसार की गई थी, 20+9 के आधार पर, ठीक है, बिश्नोई। और यह समुदाय, ये हम लोग जानते हैं ब्लैक बक है या फिर चिंकारा है, ये इनके बहुत बड़े प्रोटेक्टर हैं, संरक्षक हैं, ठीक है। 29 सिद्धांत जो दिए हैं गुरु जम्भेश्वर जी ने, उसमें से 8 सिद्धांत तो सीधे सीधे डेडिकेटेड हैं वन्य जीवों के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, वन्य जीवों के प्रति करुणा, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण पर ये पूरा जोर देते हैं 8 सिद्धांत, ठीक है। अब सेक्रीफाइस देखते हैं थोड़ा सा। ये सेक्रीफाइस किसके लिए है? ये पेड़ों के लिए है, सोचिए कितनी बड़ी बात है, एनिमल के लिए है, बायोडाइवर्सिटी के लिए है। 1730 में होता है खेजड़ी नरसंहार। खेजड़ी एक पेड़ का नाम है, एक पेड़ का नाम है, एक प्लांट का नाम है, और ये पेड़ अपने आप में इतना अहम है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके तमाम फायदे हैं, है ना। इसकी जड़ से लेके पत्तियों तक हर एक चीज़ का यूज होता है मेडिकल साइंस में, इतने ज़्यादा इसके फायदे हैं, ठीक है। अमृता देवी के साथ 363 बिश्नोइयों ने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसी को बोलते हैं खेजड़ी नरसंहार, मतलब खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए इतना सेक्रीफाइस कोई कर सकता है? सोचिए, 363 प्लस अमृता देवी जान दे दी थी सिर्फ पेड़ के लिए। इसमें क्या पूछा जाएगा? खेजड़ी नरसंहार आपको 1730 याद रखना है, ठीक है। ये ईयर पूछा जा सकता है, और इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि ये किस आंदोलन से जुड़ी थी, या फिर इनका क्षेत्र क्या था। क्लियर है? यही राजा थे महाराजा अभय सिंह, जोधपुर के महाराजा उस समय पर हुआ करते थे। इन्हीं के सैनिक से लड़ते लड़ते ये जो बिश्नोई हैं, इन्होंने अपनी जान दे दी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्लैक बक के बारे में देख लेते हैं। ये जो काले हिरण हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक है ब्लैक बक। इसकी स्किन और जो सींग होते हैं, इनको पवित्र वस्तु के रूप में माना जाता है हिंदू धर्म में, और बौद्ध धर्म में भी ब्लैक बक सफलता का प्रतीक माना गया है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ब्लैक बक को, काले हिरण को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे तमाम जोन भी बने हैं, तमाम नेशनल पार्क भी बने हैं, सेंचुरीज भी बनी हैं राज्य सरकारों के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेलादार ब्लैक बक अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन ऐसे ही डाल देगा, समझ में आएगा नहीं कि ये करंट से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग। बेलादार ब्लैक बक अभ्यारण्य गुजरात में है। पॉइंट कैलीमर हम लोग पढ़ते रहते हैं, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे भी ब्लैक बक पाए जाते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। और ताल छापर, वेरी इंपॉर्टेंट, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए, अब हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कुछ कंट्रीज हैं, मालावी और मारिटानिया। मारिटानिया को देखे होगे, बहुत बड़ा सा एरिया है, लेकिन ध्यान नहीं जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बड़ी कंट्री है, लेकिन ध्यान नहीं जाता है ना। चलो अभी ध्यान दिला देते हैं आपको, मलावी और मॉरिटानिया। मलावी पे जा सकते हैं, क्योंकि मलावी लेक हम लोग पढ़ते रहते हैं, लंबी सी लेक है। तो इसके बारे में न्यूज क्या थी? हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति, एक सेकंड रुकिएगा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति की इन दोनों देशों की यात्रा की है, ठीक है। जो हमारे मुर्मू जी हैं, उन्होंने यात्रा की है इन दोनों देशों की। तो इन दोनों देशों के बारे में देख लेते हैं। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले मलावी को देख लेते हैं। मलावी का पुराना नाम न्यासालैंड है, जानते थे आप पहले? मैं नहीं जानता था। न्यासालैंड ये पुराना नाम है, और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैपिटल क्या है मलावी की? इसकी है लीलोंगवे, लीलोंगवे। देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिपिक्शन दिया हूँ, तो आप समझ सकते हैं। लेक मलावी आपको ध्यान रखना है, लेक मेलोम्बे याद रखना है, और लेक छिलवा याद रखना है। सिंपल, अगर यही पूछा जाएगा कि लेक मलावी कहाँ है, तो आप लगा देंगे मलावी में है। लेक मेलोम्बे कहाँ पे है, तो आप लगा देंगे मलावी में है। लेक छिलवा पूछ लेगा तो लगा देंगे मलावी में है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अब मॉरिटानिया के बारे में देख लेते हैं। मॉरिटानिया का क्या सीन है? कैपिटल क्या है?
मॉरिटानिया की? नोवाकोट। ठीक है, कैपिटल है नोवाकोट। कैपिटल पूछा जाता है, बच्चों का क्वेश्चन जरूर है कैपिटल कैपिटल खेलना, लेकिन ये क्वेश्चन पीसीएस भी पूछता है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन तो नहीं हो सकता कैपिटल पूछना, है ना, क्योंकि मॉरिटानिया की कैपिटल हर कोई नहीं जानता है, हम नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते थे, तो हम सीख लिए, आप भी सीख लिए, हो सकता है आप जानते हो, मैं नहीं जानता था, या फिर पहले पढ़े होंगे भूल गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मॉरिटानिया का थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं यहाँ पे डिपिक्शन किया हूँ मैपिंग का। यहाँ पे आपको ये सेक्शन में मैप दिख रहा है, माली दिख रहा है, माली तो देख रहे हो ना यार, मोरक्को भी देख रहे होगे, मोरक्को पढ़ते रहते हो, माली भी पढ़ते रहते हो, अल्जीरिया भी पढ़ते रहते हो, ये भी हिस्सा मोरक्को का ही है, मोरक्को ने यहाँ पे ये ऑक्यूपाई किया है, कब्जा किया है। ये जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ये है मॉरिटानिया, है ना, मॉरिटानिया। तो बस मैं यहाँ पे लोकेशन आपको बताने के लिए इस मैप को बनाया था, ताकि ध्यान रहे, क्योंकि ध्यान नहीं जाता, क्योंकि बहुत फेमस कंट्रीज नहीं है ये सब, लेकिन एरिया में अपने आप बहुत बड़ी चीज़ है ना, मोरक्को से कई गुना ये बड़ा है मॉरिटानिया। चलिए, ये वेस्टर्न साइड में है, तो पश्चिमी अफ्रीकी देश लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, कैपिटल याद रखना नोवाकोट, और मलावी की कैपिटल जो है लिलोंग्वे है। बाकी ये सारी लेक्स आपने देख ली हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। चलिए, सुपर इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए। यूएनसीबीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, अभी जो हाल ही में हुई है वो COP 16 हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 16 नंबर याद रखना है भैया, 16 नंबर COP CBD का। ठीक है, CBD का कहाँ पे आयोजित की गई, मैं अभी इस पीडीएफ में कई बार इसको पढ़ लूंगा, ठीक है, तो आपको रट जाएगा। COP 16 नंबर जो है वो UNCBD का है, और इसको आयोजित कहाँ पे किया गया है, केली में, कोलंबिया। इसको अक्टूबर में भी हम लोग डिस्कस किए थे, और आई दृष्टि में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे इसको। ठीक है, क्वेश्चन पूरी संभावना है पूछेगा। चलिए देखते हैं, चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, महादेई है गोवा में। ठीक है, गोवा में। इसके बारे में क्या था न्यूज में, न्यूज में कुछ रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है, महादेई नदी इसी अभ्यारण्य से होकर बहती है, तो नदी के बारे में भी सीख लिया, ये एक नदी भी है महादेई के नाम से, महादेई के नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, मतलब पश्चिमी घाट समझते हैं ना, पश्चिमी घाट सिंपल एक पहाड़ नहीं है, वो अपने आप में वहाँ पे सब है, वहाँ पे गांव भी बसे हुए हैं, वहाँ पे शहर भी बसे हैं, वहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं उसी रीजन में, उसी रीजन में सेंचुरीज भी हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गोवा का मैप है, और जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये जो आपको ब्लू कलर से ये मार्क दिख रहा है ना, ये पूरा प्रोटेक्टेड जोन है गोवा का। ठीक है, चलिए, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन भी आपने देख ली। क्वेश्चन कीजिए, बैलोन डी ओर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। ये फुटबॉल पुरस्कार होता है, पहली चीज, बैलोन डी ओर पुरस्कार ये दिया गया है, पुरुष कैटेगरी में अलग दिया गया है, महिला कैटेगरी में अलग दिया गया है। पुरुष कैटेगरी में जिनका नाम है उनका नाम है रोड्री, ठीक है, ये स्पेनिश फुटबॉलर हैं, और महिला के कैटेगरी में, महिला में जो है उनका नाम है एताना बोनमाटी, ऑब्वियसली ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, एताना बोनमाटी। ध्यान रखना, फुटबॉल का ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इस वजह से मैं मेंशन किया था। और लियोनेल मेसी साहब जो हैं, इन्होंने तो कई बार इसको जीता है, बैलोन डी और पुरस्कार को। अभी जो 2024 का है वो देख लीजिए, रोड्री और एतना बोनमाटी। ठीक है, चलिए इसको कीजिए। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, नए नए तरीके के इंस्टीट्यूशन ओपन हो रहे हैं, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, मोहाली, मोहाली, मोहाली कहाँ पे, कमेंट करके बताएंगे, चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए इसको देखिए, एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024, इसको बोलते हैं एपेक क्लाइमेट रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट से तो यार हर एक रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्किप कर नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। एशिया, ए का मतलब एशिया और PAC का मतलब है पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट। जारी कौन करता है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब रिपोर्ट से क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, ये जलवायु रिपोर्ट है, जलवायु का अफेक्ट देखेंगे हम लोग इस रीजन में, एशिया प्रशांत रीजन में, और अफेक्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला अफेक्ट तो आर्थिक होता है ना, आर्थिक होता है, तो पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बताया गया है इस रिपोर्ट में।
और आर्थिक घाटे के बारे में इसको देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रिपोर्ट कहती है कि हाई ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन के कारण एशिया पैसिफिक रीजन में 2070 तक जीडीपी में 17% की कमी आ सकती है। ये कैसे हो रहा है भाई? ये 17% की गिरावट क्यों आ रही है 2070 तक? क्योंकि यार क्लाइमेट चेंज वाली बात है ना, और एशिया पैसिफिक वाली बात है। एशिया पैसिफिक में तो तमाम छोटे छोटे से आइलैंड है ना। क्लाइमेट चेंज होगा, आइस पिघलेगी, है ना, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो ये छोटे छोटे आइलैंड का क्या होगा? ये तो सब डूब जाएंगे, इनकी इकोनॉमी तो चौपट हो जाएगी। तो ये यही सारे जो हैं रिजल्टेंट, ये दिख रहा है 17% की कमी के रूप में। तो आपको यही डेटा याद रखना है। 2070 17% की यहाँ पे कमी दिखा रहा है, और 2100 तक 41% तक की जीडीपी में कमी हो जाएगी एशिया पैसिफिक रीजन में, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और क्या कह रही है रिपोर्ट 2070 तक? अब भारत के बारे में देख लेते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर देख लिए, ग्लोबल लेवल पर मतलब एशिया पैसिफिक रीजन का 2070 तक भारत की जीडीपी में 24.7 की कमी आ सकती है। तो मैं इसको रेड से मार्क किया हूँ, इसका मतलब है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24.7% ये भारत की जीडीपी में कमी आ जाएगी 2070 तक, इस रिपोर्ट के अनुसार। तो कितनी विडंबना है ना। 2070 के कितने टारगेट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। कुछ रिपोर्ट 2070 का कुछ बता रही है, यहाँ पे हम लोग कुछ और देख रहे हैं। पेरिस समझौता कुछ और बोल रहे हैं। 5 जो हम लोग प्लेस पढ़ते हैं वो अलग बोल रहे हैं, वो टारगेट अलग है ना। एडीबी के बारे में हम लोग जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला में पढ़ते रहते हैं, फिलीपींस में मनीला, और भारत इसका फाउंडर मेंबर है एडीबी का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 अभी हटा दीजिए, एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो यार बैंक पे तो कभी नहीं जाओगे है ना कि इसको बैंक जारी करता होगा, क्लिक उसी पे लगाओगे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, संस्था भी इंपॉर्टेंट है, एडीबी के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, चलो कुछ बातें और हैं इसमें, इस रिपोर्ट में। आर्थिक कमी ये जो बता रहे हैं, जीडीपी में जो कमी आ रही है भारत में 24.7 की कमी आ जाएगी 2070 तक, और ग्लोबल लेवल पर 2100 में ये 41% तक पहुंच जाएगी कमी। 2070 तक ग्लोबल लेवल पर 17% की पहुंच जाएगी कमी। तो इसके कारण क्या बताया जा रहा है? यही सब, समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाएगी, जो ओशियन लेवल है, वाटर लेवल है, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, नदी में फिर बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे, वर्षा होगी, नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा ना हो पाना, यही सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा था आपको, विश्लेषण करना जरूरी है। तमाम इंस्टीट्यूशन के तमाम यहाँ पे लक्ष्य हैं, कैसे हो पाएगा? अब पेरिस एग्रीमेंट जो है 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस अचीव थोड़ी ना होने वाले हैं, है ना। और ये अचीव नहीं होने वाले हैं, तो इसका साफ साफ सा मतलब है कि भैया समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ना, फिर 2 डिग्री सेल्सियस आप स्तर कर नहीं पाएंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस से आप कम ला नहीं पाएंगे। और जो अभी रिपोर्ट आई थी रिसेंट में, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वो कितना बोल रहा था? वो तो 3 पॉइंट कुछ बोल रहा था कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ राइज होने वाला है। आप भले ही काम कर लें, है ना, सारे देश मिलकर भी काम करेंगे, सारे एनडीसी पे काम करेंगे, अपना एनडीसी कितना अच्छा यहाँ पे आप पोस्ट करें, तब भी नहीं होने वाला। वो 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा ही रहेगा ग्लोबल जो टेम्परेचर है, राइज टेम्परेचर जो है। तो इससे क्या होगा? आइस पिघलेगी ना भाई, आइस पिघलेगी तो ये सब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समुद्र स्तर में वृद्धि, नदियों में बाढ़। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की जो बातें हैं वो ज़्यादा सही समझ में आ रही हैं, है ना। कर लेंगे ना ये बातें। चलिए इसको देखिए, आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन बोलते हैं इसे। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर जल्दी से बताइए भाई। इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है, उसका नाम है ग्लोबल ट्री असेसमेंट। कितनी बढ़िया रिपोर्ट है ये। ट्री के बारे में भी असेसमेंट करते हैं, कितने ट्रीज हैं दुनिया भर में, कितनी मतलब यहाँ पे कैटेगरी हैं, कितनी प्रजातियां हैं ट्रीज की, उन प्रजातियों में कौन अभी अच्छे से जीवित हैं और कौन संकट में है ना। इन सब का यहाँ पे विश्लेषण होता है, असेसमेंट होता है। तो चलिए बढ़िया रिपोर्ट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितने तरह के पेड़ होते हैं ये भी सीखने को मिलेगा, कौन कौन से पेड़ सबसे ज़्यादा संकट में है ये भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जो इन्होंने रिजल्ट जारी किए हैं, मतलब जो असेसमेंट रिपोर्ट आई है, वो इन्होंने COP16 में इन्होंने बताया है। COP तो पढ़े हो ना अभी यार, COP16 जो भी केली में कोलंबिया में हुई है,
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो COP16 हुई है, उसी में ये IUCN ने बताया है ट्री असेसमेंट के बारे में, क्योंकि ये CBD की मीटिंग है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी में ही तो बताओगे ट्री असेसमेंट के बारे में। अब बायोडाइवर्सिटी में एयर क्वालिटी का थोड़ा ना कुछ बताओगे। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में सीखते हैं। बैकग्राउंड में सीखना बहुत जरूरी है यार, नहीं तो हवा ही नहीं लगेगा कि क्या यार टारगेट होने वाला है और किस पे ये लोग काम कर रहे हैं। जो कन्वेंशन में हो रहा है, मीटिंग में हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रतिबद्धता 2022 के तहत 2030 तक ग्रह के 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना है। ये मॉन्ट्रियल प्रतिबद्धता है 2022 में जो डिसाइड की गई थी कि हम 2030 तक ग्रह का जो 30% लैंड है और समुद्री क्षेत्र है, इसकी हम रक्षा करेंगे। अब देखिए, अब इस रिपोर्ट में ये जो एम साधे गए हैं उनको देख लेते हैं, और बाकी इस रिपोर्ट के जो फैक्ट हैं वो भी देखेंगे कि अचीव कितना हुआ है, क्या कैसी स्थिति है दुनिया भर के पेड़ों की, प्रजातियों की। इनका लक्ष्य नंबर 1 जो है, ये कहते हैं कि निष्कर्षों में मॉन्ट्रियल प्रतिबद्धताओं की प्रगति का आकलन करना है। ये जो आपको अभी बताया मैंने कि मॉन्ट्रियल प्रतिबद्धता क्या है, ये है 2030 तक 30% लैंड और समुद्री क्षेत्र प्रोटेक्ट करना है। तो इसका आकलन करेगी ये रिपोर्ट। तो आकलन कुछ किया होगा तो वो देखेंगे, नीचे लिखा होगा कुछ। एम नंबर 2 क्या है, ये बोल रहे हैं ग्रह पर सभी वृक्ष प्रजातियों का मूल्यांकन करना है, सभी वृक्ष प्रजातियों का। अच्छी बात है। खतरे वाली प्रजातियों के लिए संरक्षण कार्रवाई भी करना है, यानी कितनी प्रजातियां हैं ये भी हम लोग देखेंगे, और उनमें से कितनी खतरे में है ये भी देखेंगे, और उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं इस पर भी काम करेंगे। ये इनका लक्ष्य है। ठीक है, किनका लक्ष्य है, इनका लक्ष्य है IUCN वालों का। अब देखते हैं फैक्ट, देखते हैं इस रिपोर्ट के। इस रिपोर्ट में ट्रीज का असेसमेंट किया गया है और बताया गया है कि दुनिया भर में जो वृक्ष की प्रजातियां हैं ना, वो इतनी हैं 47,282। ये आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, ये आपको बस समझ के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इतनी प्रजातियां हैं वृक्ष की, इनका विश्लेषण किया गया है, और जिनमें से 16,425 ऐसी प्रजातियां हैं वृक्षों की जो विलुप्त होने की कगार पर है। 16 दूनी 32 और 16 तिया कितना होता है, 48। 16 तिया 48 होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया यार कि 100% आपके पास ट्रीज हैं और उसमें से 30% विलुप्त की कगार पर है ना, विलुप्त की कगार पर है। 30 नहीं 33 कर दीजिए। क्वेश्चन जो पीसेस में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, मैग्नोलिया के बारे में पूछा है पीसेस कई बार, ओक के बारे में भी पूछा है, एबोनी पूछा है, मेपल भी पूछा है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि अभी हाल ही में इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वृक्ष या फिर कौन से वृक्ष की प्रजाति सबसे ज़्यादा संकट में है। आपको ऑप्शन में ये सब दिखेगा, मैग्नोलिया, ओक, मेपल और एबोनी। ये रेड लिस्ट में भी है IUCN की। रेड लिस्ट में सिर्फ एनिमल नहीं आते हैं, ठीक है, IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें सिर्फ एनिमल को नहीं रखा जाता है, उसमें प्लांट्स भी रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी रहते हैं। जैसे आप अभी ये देख रहे हो, मैग्नोलिया, ओक, मेपल, एबोनी, ये सारे रेड लिस्ट में हैं। जैसे हम लोग टाइगर पढ़ते हैं और बाइडेस पढ़ते हैं, तमाम एनिमल पढ़ते हैं जो रेड लिस्ट में है, जो खतरे में है, संकट में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में उद्गार हुआ है, कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 8-10 स्लाइड के बाद मिलेगा आपको एक स्लाइड, उसमें देखेंगे कौन कौन से इंडोनेशिया में। वहाँ पे हम लोग सुमात्रा पढ़ते हैं ना, जावा पढ़ते हैं, तो सुमात्रा में कौन कौन से वोल्केनो हैं एक्टिव, और जावा में कौन कौन से हैं, क्यों वहाँ पे इतने वोल्केनो आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि माउंट लेबोटोबी वोल्केनो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में माउंट मेरापी में भी उद्गार हुआ था। माउंट मेरापी भी हम लोग पढ़ते हैं इंडोनेशिया में, सुमात्रा आइलैंड जो है उस पर है मेरापी, ठीक है। तो मेरापी याद रख लो आप, इंडोनेशिया का है, और लेबोटोबी भी याद रख लेना, ठीक, मैचिंग में काम आता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाल ही में कहाँ उद्गार हुआ है, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पुटअप करेगा, 4 देगा यहाँ पे वोल्केनो के नाम और 4 देगा सामने देश के नाम, मैच कराना पड़ेगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन, एज इट इज थोड़ी ना दे देगा ऐसे, ठीक है। और चूंकि इंडोनेशिया ऐसी जगह लाई करता है कि भाई वहाँ पे वोल्केनो आना मतलब संभावित रहता ही है हमेशा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर पढ़ते हैं ना हम लोग, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो जो भी रीजन वहाँ से लाई करता है वहाँ पे वोल्केनो तो है ही, क्योंकि वहाँ पे टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उनका वहाँ पे मूवमेंट होता रहता है बहुत ज़्यादा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टम्बोरा भी पढ़ते हैं, माउंट टम्बोरा, ये भी इंडोनेशिया में है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
माउंट टम्बोरा है, माउंट मेरापी है, बहुत फेमस है वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। लेबोटोबी है। ठीक है। यहाँ पे बाल्फोर घोषणा पत्र के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखो सिंपल सा नहीं पूछा जा सकता है, बाल्फोर घोषणा पत्र किससे संबंधित था, क्योंकि अभी फिलिस्तीन और इसराइल ये सब चल ही रहा है, देखो चलता ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिकल चीजें भी पूछा जा सकता है। 1917 में जारी किया गया था, ठीक, तो ये लेस इंपॉर्टेंट है 1917। बाकी संबंधित किससे है ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिलिस्तीन में यहूदियों की सुरक्षा करने के लिए इसको जारी किया गया था 1917 में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा पब्लिक डॉक्यूमेंट की मतलब एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इसको रिलीज किया था, पब्लिश किया था, ठीक है, फॉर पर्पस फिलिस्तीन में यहूदियों की सुरक्षा के लिए। बस इतना ही था बाल्फोर घोषणा पत्र। हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की समूह की मृत्यु किस कारण से हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक कदन है, कदन यानी मिलेट है, मिलेट से यानी मोटे अनाज है। मोटे अनाज में एक कैटेगरी, एक मोटे अनाज होता है, एक छोटे मोटे अनाज होता है, मतलब दाने थोड़े से छोटे रहते हैं। जो नॉर्मल मोटे अनाज है उनसे थोड़ा सा छोटा दाना रहता है, जैसे कोदो, ठीक है, कोदो एक मिलेट है, कदन है। तो इसके खाने से यहाँ पे हाथियों के पूरे ग्रुप ही मृत्यु हो गई। वजह क्या है? वजह है कि कोदो जो कदन है ना, ये कुछ हद तक ये काम करता है, विषाक्तता का काम करता है, टॉक्सिसिटी जो होती है, मतलब टॉक्सिक हो जाता है, कुल मिला के ज़्यादा खा लोगे तो जहर का काम करने लगता है, नशे का प्रभाव इसमें देखा जाता है। और ये नीरी ने बोला है, CSIR ने बोला है, नीरी तो जानते हैं ना, नेशनल ये जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कल के वीडियो में, नागपुर में हेडक्वार्टर, नागपुर में, याद रखना, पूछा जाता है। और ये कोदो याद रखना, कोदो स्पेलिंग KODO होता है। चलिए अभी एक टॉपिक है अलग से, मोटे अनाज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अगर पूछा जाए हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, काउंटिंग वगैरह होती है हाथियों की, है ना, तो पूछा जाता है क्वेश्चन। स्नो लेपर्ड के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। स्नो लेपर्ड यानी जो बर्फ पर रहने वाले जो लेपर्ड है ना, उनको स्लो लेपर्ड बोलते हैं, इनकी भी काउंटिंग हुई है रिसेंट में, तो वो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है इधर हिस्ट्री में। स्नो लेपर्ड की संख्या कितनी है? हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर असम में, फिर केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, CR दास साहब के बारे में पढ़ते हैं। चित्तरंजन दास साहब, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, इनकी अभी हाल ही में जयंती हुई है 5 नवंबर को, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि इंडियन स्ट्रगल की ये बहुत बड़े फाइटर रहे हैं, बहुत बड़े पायनियर रहे हैं। वैसे हम लोग जानते हैं क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ के रखे हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1908 में होता है अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस में जो कन्विक्ट थे वो कौन थे? अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष को जेल हो गई थी। तो यहाँ पे ये जो CR दास साहब थे, CR दास साहब ने बेल एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में, ठीक है, बेल एप्लीकेशन डाली थी, एडवोकेट थे, तो यहाँ पे उन्होंने मुकदमा लड़ा था और उनको बेल ग्रांट करवाई थी, अरविंदो घोष साहब को बेल ग्रांट करवाई थी, तभी से ये फेमस भी हो गए थे। बेल ग्रांट करवाई थी, जेल से होने से बचाया, फर्दर जेल होने से बचाया, ठीक है। उसके बाद ये फेमस बैरिस्टर बन गए। और CR दास साहब को हम लोग इससे बहुत ज़्यादा जानते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, जब चौरी चौरा कांड हो जाता है, उसके बाद की बात है ये। और मोतीलाल नेहरू साहब के साथ ये बनाते हैं स्वराज पार्टी, ठीक है, ध्यान रखना। ईयर पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है, और दोनों के नाम भी पूछा जाता है, ML नेहरू साहब और CR दास, ठीक है। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन भी होता है, गया में होता है, गया अधिवेशन बोलते हैं। उसमें इन्होंने चेयरमैनशिप भी की थी, ये भी ध्यान रखना, चेयरमैनशिप यानी अध्यक्षता की थी। देखिए नेक्स्ट कीजिए, क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए, ब्राजील, ठीक है। भारत ने भी BRI को एक्सेप्ट नहीं किया, इसको अस्वीकार किया था पहले, और अब ब्राजील ने भी कर दिया। ब्राजील अब ब्रिक्स का दूसरा देश हो गया भारत के बाद, ध्यान रहेगा। BRI तो समझते हैं ना, ये जो इनका कनेक्टिविटी मिशन है चाइना का, तो बाया रोड भी है और मैरीटाइम के माध्यम से भी, यानी समुद्र के रास्ते भी ये कनेक्टिविटी कर रहा है, और रोड के माध्यम से। तो जो रोड वाला है उसको सिल्क रोड इकोनॉमिक रोड बोलते हैं, ठीक है, सिल्क रोड इकोनॉमिक रोड। और जो समुद्री रास्ते से है कनेक्टिविटी, वो मैरीटाइम सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। यानी ये जो BRI है वो 2 भागों में बटी है, बाया रोड और बाया ओशन, ठीक है, बाया वाटर भी बोल लीजिए। देखिए
डिजिटल जनसंख्या घड़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल जनसंख्या घड़ी चलती रहेगी, दिखता रहेगा किस स्टेट में कितना बदलाव हो रहा है जनसंख्या में ना। हर 1 मिनट में अपडेट देगा, पूरे भारत की कितनी जनसंख्या बढ़ रही है 1 मिनट में, राज्यों की कितनी बढ़ रही है, वो सब उस पर डिस्प्ले किया जाएगा। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया बेंगलोर में, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको ध्यान रखना है 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर इसको ऑब्जर्व करते हैं 11 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए विश्व टीकाकरण दिवस देख लेते हैं थोड़ा, वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होता है, ये 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन डेज में ये बनता है, बाकी कुछ यहाँ पे प्रोग्राम है भारत सरकार के, उनको देख लेते हैं। तो लॉन्च किया गया था सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है, ठीक है। और 23-24 की अगर बात करें तो पूर्ण टीकाकरण कवरेज भी अच्छा खासा था, 93.23%। देखो यूआईपी से पूछा क्या जा सकता है, ये कवरेज नहीं पूछेगा, ये ईयर पूछा जा सकता है, इसको लॉन्च कब किया गया था, क्योंकि तमाम अभी हम लोग इंद्रप्रस्थ भी पढ़ेंगे और भी यहाँ पे टीकाकरण से संबंधित स्कीम्स हैं, तो उनके ईयर को मैच कराने के लिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है। 1978 में विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, विस्तृत यानी एक्सटेंडेड टीकाकरण प्रोग्राम के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, बाद में फिर इसका नाम बदला 1985। तो 1985 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। ओके, वही भी हो गया है। मिशन इंद्रधनुष, जब वहाँ पर पूरा यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, तो ये अलग से क्यों है मिशन इंद्रधनुष? इसका पर्पज ये है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, इनको भी शामिल किया गया है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, जैसे गवर्नमेंट बनी थी, है ना, बीजेपी की। कम टीकाकरण दर वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को ये फोकस करती है मिशन इंद्रधनुष, तो इसका टारगेट अलग है। यूबिन भी एक स्कीम चलती है वैक्सीनेशन को लेके, किसी भी समय किसी भी जगह टीकाकरण की सुविधा है। तो पर्पज याद रखना तीनों के, ठीक है, यूबिन हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, और हो गया यूआईपी। और ऑब्जर्व कब करते हैं टीकाकरण दिवस को? 10 नवंबर को। ओके, चलिए कुछ नोट में है। पोलियो उन्मूलन 2014 में ही हो चुका था, भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई थी। चेचक 1977 में उन्मूलन हो चुका था, एलिमिनेशन। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी जो है वो 2005 में समाप्त कर दिया गया था, ये आधिकारिक तौर पर है। कालाजार के उन्मूलन के कगार पर अभी हम लोग हैं, ठीक है, कालाजार अभी उन्मूलन नहीं हुआ है। ये छोटे छोटे से फैक्ट है। डी ब्रानिंग इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है टॉपिक है। डी ब्रानिंग मतलब, डी ब्रानिंग का मतलब है कि आप अनाज से, गेहूं से या फिर चना से या मटर से जो भी खाद्यान्न है उनकी ऊपरी परत को हटाना, उसी को चोकर भी बोलते हैं भाई, है ना। तो चोकर ओकर तो खाने को मिलता नहीं है, चोकर ओकर तो जमाने में जानवरों को खिलाया जाता था, अब उसी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, हेल्थ की ऐसी तैसी कर ली है, तो अब चोकर की तरफ भाग रहे हैं लोग, जिसको पहले जानवरों का भोजन कहते थे, अब उसी को मिला मिला के उसको सुपर फूड के नाम से लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो सिर्फ अगर डी ब्राउनिंग का मतलब पूछे तो ये लगा देना, ठीक है, आसान हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डी ब्राउनिंग से होता क्या क्या है भाई। आप ऊपर का छिलका हटा रहे हो, मूंगफली चना मूंगफली खाते हो भैया, छिलका का नहीं हटवाया करो, ठीक है, किसी भी चीज़ से, खाद्यान्न वाली चीज़ में छिलका का मत हटाया करो, खाया करो। कुछ महाशय में तो ये भी भ्रांति है कि टमाटर की ऊपरी परत को भी हटा देते हैं, वो कहते हैं कि ये आंत में चिपक जाता है, आंत का जो छिलका है, और पता नहीं कहाँ से ये सीखे हैं सब बातें। देखिए डी ब्राउनिंग अगर आप करते हैं तो प्रोटीन की कमी कर रहे हैं सीधे तौर पर, फाइबर की कमी हो जाती है, फाइबर तो मतलब छिलका है वो फाइबर ही है, फाइबर की कमी हो जाती है, वसा की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, खनिज की कमी। लेकिन ये चीज़ जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब बोलते हैं ऐसे, कार्बोहाइड्रेट और एमाइलेज ये बढ़ जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए ना कि आप 2-3 चीज़ों को कम कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को बढ़ा ले रहे हैं बॉडी में, तो ये फिर बाद में नुकसान करेंगे। बैलेंस रहना चाहिए सारी चीज़ें, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। डी ब्राउनिंग के ये पोषण संबंधी प्रभाव है। देखो होता क्या है, अगर आप डी ब्राउनिंग करते हैं, आप नहीं करेंगे, वो दुकान वाले करते हैं, कंपनी वाले करते हैं, फिर चोकर को अलग से बेचते हैं प्रॉफिट के लिए, आपको पता थोड़ी ना चलेगा। गांव वाले जो लोग हैं जो मोटे अनाज खाते आए वो उनको समझ में आ जाता है इसमें चोकर नहीं है। आटा जो खा रहे हो बाहर का, वो तो सब ये विदाउट चोकर ही खा रहे हो, चाहे वो नंदी का आटा हो, चाहे वो आशीर्वाद का आटा हो, तमाम जो आटे आ रहे हैं वो बिना चोकर का रहता है।
अब वही वाली बात है, दूध से मलाई निकाल के दूध बेचा जा रहा है। तो अगर डीप ब्राउनिंग वाला फूड आप खाते हैं तो फिर कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में बढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है भैया, ग्लूकोज होता है। एमाइलेज में क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज अगर ज़्यादा बढ़ता है तो भाई जो ज़्यादा मात्रा रहेगी बॉडी में उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन तो एक सफिशिएंट मात्रा में रिलीज करेगा ना बॉडी, तो वो रिलीज कर नहीं पाएगा उतना जितना आप इनटेक करेंगे ग्लूकोज को। तो आपको हो जाएगा ग्लाइसेमिक लोड वाली समस्या। ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है बॉडी में। और डायबिटीज़ 2 के जो पीड़ित हैं सबसे ज़्यादा इसी के कारण है, ग्लाइसेमिक लोड उनमें बहुत ज़्यादा है। और डायबिटीज़ 2 ये बहुत सीरियस है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है फूड के और जिनके ज़्यादा है। तो जिनके कम है उनको हम लोग को खाना चाहिए, ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड जिन फूड्स का है उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे ये फूड जो है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, जैसे सेब खाते हैं, ये 100 में मेज़र करना, ठीक है। 100 की तरफ अगर बढ़ोगे तो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। 100 से कम रहेगा, बहुत कम रहेगा तो वो अच्छा है, ठीक है, गुड फॉर हेल्थ है। जैसे गेहूँ है, 31 ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, लेकिन चोकर के साथ है ना, चोकर निकला हुआ नहीं। सोयाबीन सिर्फ 18 ही है, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। अंगूर 46 है। शहद खाया करो, ठीक है, चीनी मत खाया करो। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, शहद का कम है। बट ये हो नहीं पाता, चीज़ें कैसे हो पाएंगी। अब चाय बनाओगे तो यार शहद नहीं डालोगे ना, चीनी ही डालोगे। तो इसलिए बोला जा रहा है थोड़ा अवॉइड कीजिए, और क्या। अगर 10 बार खाते हैं, 20 बार खाते हैं महीने भर में, 50 बार खाते हैं तो थोड़ा कम खाइए। और ब्राउन राइस, ठीक है, ब्राउन राइस 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हम लोग खाते कौन सा है, हम लोग वाइट राइस खाते हैं। मजबूरी भी तो है यार खाना। ये 40 रुपये केजी मिल जाता है, 50 रुपये केजी मिल जाता है, 60 रुपये केजी की अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। और ब्राउन राइस जो है वो तो 150 रुपये किलो आता है, कौन खाएगा, आम आदमी तो नहीं खा पाएगा। और भारत का जो मेजर फूड है वो तो चावल ही है यार। तो इससे तो समस्या फिर रहेगी, है ना, डायबिटिक समस्या तो रहेगी लोगों में। और हम लोग बड़े आदमी बन जाएंगे तब ब्राउन राइस खाया जाएगा, ठीक है। और साथ में मोटे अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसको भी साथ में रहना चाहिए। चलिए, इसलिए आजकल गेहूं में क्या कर रहे हैं लोग, मोटे अनाज का आटा भी साथ में मिक्स कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं सुपर फूड, है ना। ये मिक्स आटे की रोटी खा रहे हैं ना, मल्टी न्यूट्रिशन वाली जो रोटी है वो क्या है, मोटे अनाज का ही जो आटा है गेहूं में मिला दे रहे हैं, उसी को फिर रोटी बना के खा रहे हैं। चलिए, ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कुछ फूड हैं, जैसे चीनी है, देखो 65 है इसका, बहुत ज़्यादा है ना। चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह भैया इन सबको नहीं खाया करो। पाइनएप्पल, ये जो फ्रूट है, फ्रूट बहुत अच्छा है ना, सबको पसंद आता है, लेकिन इसका क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा हम लोग रोज़ खाते हैं ना, कभी कभी तो जूस पाते हैं। और स्टूडेंट की लाइफ में तो ये जूस वगैरह बहुत दूर की बात होती है। मैं तो कभी नहीं पा पाया जब स्ट्रगल करता था। अभी जब जॉब में भी हूँ तब भी मुझे लगता है 6-7 महीने हो गया तब से पाइनएप्पल का जूस नहीं पिया। तो इसकी समस्या नहीं है, वैसे भी बहुत कम ही रहता है इनटेक बॉडी में। देखो, इनसे तो पूरी तरीके से बचना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है हेल्थ के लिए। कॉर्न चिप्स जो खाते हो भैया, चिप्स पैकेट वाले दूर रहो, 72%। पम्पकिन यानी कद्दू जो लाल वाला रहता है, 75% ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और सफ़ेद चावल, ये तो भैया तबाही है, लेकिन मजबूरी है, खाते हैं हम लोग, खाना ही पड़ेगा, इतना पैसा ही नहीं है। हाँ, तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि सब दुकान किराने की दुकान वाला अवॉइड कीजिए लेना, ठीक है, पॉलिश वाला रहता है ना। तो जो आपके मित्र हो, गाँव से बिलोंग करते हो, या फिर ईस्ट साइड के हों या वेस्ट साइड के हों, ईस्ट साइड में चावल ज़्यादा होता है तो वहाँ से बिल्कुल देसी वाला, खेत वाला मंगवा लिया कीजिए। मेरे तो हैं कुछ मित्र प्रतापगढ़ साइड के, तो मैं मंगवा लेता हूँ, एक आध बोरी मंगवा लेता हूँ, चल जाता है वो, 3-4 महीने चल जाता है। चलिए, चोकर शहद बाजरे के लाभ। बाजरा न्यूज में था, इस वजह से सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी। पहले जानवरों का भोजन था, अब हो गया अमीरों का भोजन, ठीक है। पहले किसका था ये खाना, गरीबों का और जानवरों का खाना था बाजरा, अब अमीरों का हो गया है। अब बीमार पड़ रहे हैं तरीके से, तो अब समझ में आने लगी हैं चीज़ें। मधुमेह को यानी डायबिटीज़ को रोकने के लिए बाजरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन रहता है इसमें, जस्ता रहता है, कैल्शियम जैसे मिनरल्स मिल जाते हैं, और ब्लड प्रेशर को कम करने में ये बहुत मदद करता है, ठीक है। ठीक है, बाजरा सीख लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ये मोटे अनाज जो है वो हैं क्या क्या। कुछ लोग तो नाम ही नहीं जानते होंगे, बिलीव में नहीं जानते होंगे। अब गांव से बिलोंग नहीं किए हैं तो कैसे जानेंगे, है ना। जो किसान फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो जानता है, क्योंकि वो बोता है खेत में। बट कोई नहीं, ये इशू नहीं है, नहीं जानते हैं तो यहाँ से जान लीजिए। मोटे अनाज जो है रागी होता है, इसको फिंगर मिलेट बोलते हैं।
ज्वार जानती हैं, सोरगम बोलते हैं। समा लिटिल मिलेट को बोलते हैं। ये बस दाने की साइज का फ़र्क है, ठीक है, हल्का हल्का सा टेस्ट फ़र्क रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। बाजरा पर्ल मिलेट इसे बोलते हैं। कोदो जो अब आपने अभी देखा था बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, हाथियों एक समूह मर गया कोदो खाने से, तो ये थोड़ा सा डेंजरस है, ज़्यादा मात्रा में खा लोगे तो ये टॉक्सिक नेचर का हो जाता है। वो ये रिसर्च का टॉपिक है ना। अब किस तरीके से उनकी बॉडी रिएक्ट की कोदों को, जानवरों की, ह्यूमंस में तो नहीं की, कोदो हम लोग बहुत खाए हैं बचपन में, दबा के खाते हैं। और एक है सांबा, ठीक है, ये हैं मोटे अनाज। ये कुछ लिखे हैं मैंने, होते बहुत सारे हैं, तो इनको जान के रखिए। अब पीसीएस के क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। कदन उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा कौन प्रोडक्शन करता है मोटे अनाज को? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में आपने देखा भी होगा, मोटी रोटी बनाते हैं बढ़िया, बीच में मस्त मक्खन रखते हैं और एक चटनी बनाते हैं, उसी को लपेट के खाते हैं, और साथ में एक गिलास में रहता है मट्ठा, है ना। तो ये यार अल्टीमेट खाना है। दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन करता है कर्नाटक। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है यार, अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर कर्नाटक मुझे नहीं लगता है मार के आओगे आप, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लेना। ऐसे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर लेना। कभी कभी लगता है कि दूसरे स्थान पर शायद महाराष्ट्र तो नहीं है या फिर गुजरात तो नहीं है, लेकिन कर्नाटक है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, पांचवें नंबर पर यूपी का स्थान आता है कदन्न में, ठीक है, मोटे अनाज में। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ना पीसीएस में, तमाम एग्जाम्स में पूछा था। तो ये 2023 वाली बात थी। आगे चलें, रखाइन क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। रखाइन क्षेत्र तो यार न्यूज में बना रहता है, हम लोग अभी पढ़े हैं। म्यांमार, रोहिंग्या मुस्लिम्स पढ़े हैं ना, रोहिंग्या अल्पसंख्यक जो है, इनका निवास स्थान है। तो बस आपको लोकेशन याद रखना है, रखाइन क्षेत्र है कहाँ पे? म्यांमार में है। ऑस्ट्रा हिंद से समझ में आता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया होगा। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? इसी वजह से क्वेश्चन आयोजन वाला पूछा है आपसे। पुणे में किया गया है इसका उद्घाटन, मतलब आयोजन, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। ऑस्ट्रेलिया भारत ये नहीं पूछेगा कौन कौन से देश हैं, क्योंकि वो यहाँ से आप लगा लोगे, कठिन थोड़ा सा यही बनता है जगह। पुणे महाराष्ट्र ऑप्शन में तो वही रहेगा ना, राजस्थान रहेगा, गुजरात रहेगा, उत्तराखंड रहेगा, ज़्यादातर यहीं पे होती है अभ्यास वगैरह। चलिए, पिच ब्लैक भी एक एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होती है। पिच ब्लैक भी पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलियन पढ़ लिया। चलिए, चर्चा में रहा एक डिजीज है जिसका नाम है सीलिएक रोग। सीलिएक रोग किस कारण से होता है? ये होता है ग्लूटेन के कारण। तो ग्लूटेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। ग्लूटेन क्या है भाई? प्रोटीन से ये बना होता है। पहली चीज, यह रोग छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। न्यूज वाली बात है ना, सीलिएक डिसीज ग्लूटेन के कारण होता है। ग्लूटेन अगर पूछ ले तो लगा देना। ग्लूटेन बायोलॉजी से छोटे से क्वेश्चन भी पूछता है ना, ग्लूटेन है क्या? एक ऑप्शन हार्मोन दे देगा, दूसरा प्रोटीन दे देगा, तीसरा कुछ और दे देगा, है ना। तो उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं से। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, देखिए ये नए तरीके का इंडेक्स लग रहा है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, भारत की रैंक 176। तो एक और यहाँ पे इंडेक्स में थी, बताएंगे? एक सेकेंड, पेन कर लेना। 176 किस में थी? ईपीआई में थी ना, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176। यहाँ पे भी ये ध्यान रखिएगा, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भी 176 है। और भारत की रैंक इतनी कम क्यों है? तो ये इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कम रैंक की वजह अकुशल भूमि प्रबंधन है, ठीक है, और जैव विविधता के खतरों के कारण से है। ये इन्होंने वजह बताई है। रैंक आप ध्यान रखिएगा। अंतिम स्थान यहाँ पे किरीबाती का है 180। ईपीआई में सबसे अंतिम स्थान किसका था? कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं, कि मैं फालतू में रगड़े पड़ा हूँ। देखिए, निसार सैटेलाइट, निसार ये कोलाबोरेशन में काम हो रहा है सैटेलाइट पर, नासा और इसरो का ये जॉइंट वेंचर वाला काम है। निसार का फुल फॉर्म है एन से नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक, ए से अपार्चर और आर से रेडार। हो जाएगा, ये निसार सैटेलाइट हो गया। बस इस वजह से इस क्वेश्चन को डाला हूँ, नासा और इसरो, ठीक। चलिए, बुकर प्राइज देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बुकर प्राइज 2024 मिला है समंथा हार्वे, नाम तो इंडियन लग रहा है, समंथा हार्वे। ये ब्रिटिश लेखिका हैं, और बुकर प्राइज जो देता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देती है ना, क्योंकि यहीं से उत्पत्ति हुई है इस पुरस्कार की। इनका उपन्यास का नाम सुपर इम्पोर्टेंट, नाम भी इम्पोर्टेंट है, इनके उपन्यास का भी नाम इम्पोर्टेंट है, समंथा हार्वे। ऑर्बिटल, अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है, ऑर्बिटल से समझ में आता है हम लोगों को, ठीक है। समंथा हार्वे याद रहेगा। 2023 का बुकर प्राइज किसको मिला है? पॉल लिंच, हम लोग पढ़े हैं, आई दृष्टि में भी, अक्टूबर की पीडीएफ में भी पढ़े हैं।
प्रोफेट सॉन्ग जो इनका उपन्यास है वॉल लिंच साहब का, इनको दिया गया बुकर प्राइज 2023, 2024 देख लिया, समंथा साहिबा को 1969 में इस प्राइज की स्थापना की गई थी यूके में। ठीक है, प्रारंभ में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ करते थे, अभी भी हैं, इन देशों के जो लेखक हुआ करते थे उनको दिया जाता था, बाद में फिर सभी को दिया जाने लगा। ठीक है, चलिए ISA का 7th सेशन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में पढ़ते हैं, गुरुग्राम में है ना, हरियाणा में। तो यार एक ऑप्शन तो गुरुग्राम रहेगा, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली रहेगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा हैदराबाद, चौथा ऑप्शन दे देगा मुंबई। तो किस पे आंसर लगाओगे? पक्का गुरुग्राम पे लगाओगे, क्योंकि हेडक्वार्टर यहीं पे है। तो अगर नहीं पढ़े रहोगे तो गुरुग्राम लगा के आओगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। वैसे ISA पे हमने और भी चीज़ें पढ़ ली हैं, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, रट डाली है। ठीक है, ये जो मैंने 3 आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है, आई दृष्टि का कंपाइलेशन वीडियो, दूसरा वीडियो अक्टूबर की, तीसरा वीडियो ये जो आज अपलोड हो जाएगा नवंबर मंथ का 1 से 15, ये 3 वीडियो पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स आपका 85% मैं बोल रहा हूँ जाएगा नहीं कहीं। ठीक है, फंस जाएगा सब। और अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो यही 85% जो फंस रहा है ना, आ रहा है, फिर ये आप 55% बना देंगे, इसको 85% से 55% पे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा, आप गलत करके आ जाएंगे। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो यही आप 85 से 90% तक कर ले जाएंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना यार, रिवाइज करोगे तो गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी। ये नई दिल्ली याद रखना। चलिए, ISA का लक्ष्य क्या है? 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन, एक सेकेंड में रंग बदल लूँ, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त करना है। ये ISA का लक्ष्य है। ISA का गठन 2015 में हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा। COP21 जो होती है, COP21 कब हुआ था भाई? 2015 में हुआ था ये। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये हुआ था 2015 में, 21 नंबर वाला, पेरिस में हुआ था। यहीं पे तो सब पेरिस समझौता वगैरह हुए थे। ठीक है, चलिए, मैतेई समुदाय और निंगोल चक्कोबा, बड़ा इंटरेस्टिंग त्यौहार है ये। मैतेई समुदाय इसको मनाता है। ठीक है, मैतेई समुदाय कहाँ पर रहता है? पहला क्वेश्चन, मैतेई समुदाय कहाँ से बिलोंग करता है? मणिपुर से। दूसरा क्वेश्चन, निंगोल चक्कोबा जो त्यौहार है, उत्सव है, इसको कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, निंगोल चक्कोबा किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? मैतेई समुदाय। तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, निंगोल चक्कोबा है क्या? तो ये धार्मिक उत्सव है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा PCS। अब निंगोल चक्कोबा के बारे में देखते हैं। मणिपुर का धार्मिक उत्सव है। ठीक है, मैतेई समुदाय का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। ये बेसिक चीज़ें सीख ली। होता क्या है इसमें, जिनकी शादी हुई रहती है महिलाओं की, वो वापस अपने मायके आती हैं, सभी लोग आती हैं, और फिर वहाँ पे अपना भव्य भोजन करती हैं। भोज का प्रोग्राम होता है, खुशी से सभी से मिलना होता है। तो बड़ा अच्छा सा ये त्यौहार होता है उन लोगों का, निंगोल चक्कोबा। ठीक है, तो हम लोग भी निंगोल चक्कोबा करेंगे कभी, लेकिन हम लोग का थोड़ा दूसरा रहेगा, मायके और ससुराल वाला सीन नहीं रहेगा। पुरुष है ना, तो फिर हम लोग न्योता देंगे। ठीक है, न्योता देंगे सिस्टर्स को। चलिए आगे करते हैं। हाल ही में ड्यूमा बोका को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ड्यूमा बोका इंपॉर्टेंट है, बोत्सवाना। बोका से बोत्सवाना याद रखना। कैसी कंट्री है बोत्सवाना? लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, मैं मैप बनाया हूँ यहाँ पे, देखिए, ये आपको दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। कौन कौन सी कंट्री दिख रही है? सबसे पहले तो बोत्सवाना जो बटन है उसको देख लीजिए, बोत्सवाना है, और कैपिटल है गैबोरोन। कैपिटल पे भी ध्यान रखना भाई। इससे जो सटी हुई कंट्रीज़ हैं, नामीबिया आपको दिख रही है, जिम्बाब्वे दिख रहा है, नीचे साउथ अफ्रीका दिख रहा है। ठीक है, और ये मोजाम्बिक से नई बॉर्डर टच करती है बोत्सवाना की, वो बना दिया हूँ, काम आती हैं सारी चीज़ें। साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया भी है, कैपिटाउन भी है, 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका की तो। और ये जो कंट्री हम लोग पढ़ते हैं, लिसोथो और स्वाजीलैंड, इनको कंट्री विद इन द कंट्री बोलते हैं। ठीक है, देश के अंदर देश, क्योंकि लिसोथो देखो कहाँ दिख रही है आपको, साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर ही कंट्री है। वही हाल यहाँ पे स्वाजीलैंड का है। ठीक है, हाल ही में रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को, IAS है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अभ्यास वज्र प्रहार हम लोग जानते हैं अमेरिका और भारत के बीच में होता है, ये 2024 का है। देखो मैं जगह थोड़ी चेंज हुई ना, इस वजह से इस क्वेश्चन को डाला हूँ। इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन किन देशों के बीच में होता है, तो कर ले जाएंगे।
अभी हम लोगों ने आई दृष्टि में जो किया था वहाँ पे उमरोई हम लोगों ने पढ़ा था कई बार, मेघालय का उमरोई है, वहाँ पे आयोजित किया गया था 2023 का, ठीक है, 2023 का जो वज्र प्रहार था एक्सरसाइज। 2024 का यहाँ पे 1x1 होता है ना, एक बार इंडिया में एक बार अमेरिका में। तो 2023 का इंडिया में हुआ, 2024 का अमेरिका में हुआ। तो अमेरिका के इडाहो में आयोजित किया गया। मैं बस इस वजह से डाला हूँ कि आप उम्र ही मत लगा देना, ठीक है। तो ईयर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ईयर लिखा रहेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। चलिए, अभ्यास गणो शक्ति किसके साथ होता है? सिंपल, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा, एम्स ऋषिकेश में, ठीक है। ये पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा है भारत की जो ऑपरेशन में आई है, ऑपरेशनल हो चुकी है। प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट संजीवनी क्या है तो लगा देना, ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा से संबंधित ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो शुरुआत में तो भैया बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में किया जाएगा, एम्स वगैरह में किया जाएगा, उसके बाद फिर नंबर लगेगा कहीं छोटे छोटे हॉस्पिटल्स का। चलिए, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को 2025 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? सुपर इंपॉर्टेंट, इनका नाम है राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। इनका अभी रिसेंट में ये चुने गए हैं ना, नियुक्तियों में हम लोगों ने पढ़ा था इनका नाम, प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट हैं। ये आएंगे जनवरी 2025 में, 26 जनवरी को, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट हैं ये। इंडोनेशिया की बात है तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज्योग्राफी से आपको बहुत काम आएंगी। इंडोनेशिया ही आपको जो दिख रहा है मैप ना, वो पूरा इंडोनेशिया है, जिसमें से एक बड़ा सा आइलैंड इंडोनेशिया के पास सुमात्रा है, जावा भी है, ठीक है। और ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है मलेशिया, और नीचे लिखा है कालीमंतन, ये दिख रहा है ना कालीमंतन। और जो ब्लैक ब्लैक से मैं मार्क किया हूँ, मैं रेड से कर दे रहा हूँ अभी, ये वाला जो हिस्सा है इस आइलैंड का ये इंडोनेशिया के कब्जे में है या फिर ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। इस आइलैंड का नाम है, क्या नाम है? कालीमंतन। और पुराने करंट अफेयर्स में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे इंडोनेशिया अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर रहा है। ये जो जकार्ता है अभी जावा आइलैंड पर, इसको शिफ्ट किया जाएगा, या हो सकता कर दिया हो, हमें जानकारी नहीं है, कालीमंतन आइलैंड पर, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मलेशिया है, मलेशिया यहाँ पे भी है। तो ये जो आइलैंड है ना, इसको काफ़ी लोग कब्जे आए हैं, ब्रुनेई भी कब्जे आया है। इस आइलैंड का नाम है पूरा बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड का नाम है, कोई कंट्री नहीं है, ध्यान रखना। ये जो पूरा आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो। तो इस आइलैंड का कुछ हिस्सा ब्रुनेई के पास भी, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री ब्रुनेई भी है, मैं मार्क नहीं किया हूँ। फिर मलेशिया आपको दिख ही रहा है, तो मलेशिया ने भी कब्जा लिया है। नीचे वाला हिस्सा इंडोनेशिया ने कब्जा लिया है, जिसे कालीमंतन बोल रहा है, ठीक, ये भी इंडोनेशिया है। और ये जो आपको न्यू गिनी आइलैंड दिख रहा है, न्यू गिनी में एक लाइन खींचा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो राइट वाला हिस्सा है वो है पपुआ न्यू गिनी, और जो ईस्ट वाला वेस्ट वाला जो हिस्सा है ये इंडोनेशिया के कब्जे में है, ठीक है, हो जाएगा। अब सुमात्रा आइलैंड पे आइए, मैं यहाँ पे फिर से इसको बड़ा मैप यहाँ पे बना के दिखाया हूँ, क्योंकि भाई ये पैसिफिक रिंग वाले कंट्रीज है ना, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है लगातार। तो देखो सुमात्रा आइलैंड ये आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल में बनाया हूँ, ये क्या है? ये सारे के सारे वोल्केनोज हैं जो हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये पूरा एक माउंटेन रेंज है, पूरा माउंटेन रेंज है, और इस रेंज का नाम है बुकित बैरिशन। जूम कर दें, दिख रहा है? इस रेंज का नाम याद रखना है, बुकित बैरिशन माउंटेन रेंज। और इसी रेंज पे ही भर के वोल्केनो हैं, एक्टिव वोल्केनो है, जिसमें से कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, टोबा पढ़ते हैं, माउंट मेरापी पढ़ते हैं, माउंट तलंग पढ़ते हैं, माउंट क्रेंची पढ़ते हैं। क्रेंची ये हाईएस्ट माउंटेन एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया की, ठीक है, हो जाएगा। आसान हुआ कुछ? चलिए यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम कब लाया गया था? ये अभी न्यूज में था, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में लाया गया था, ठीक है, 2004 में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक माना है ना, कुछ बातें सही मानी है, कुछ बातें गलत मानी है, लेकिन अंतिम रूप से असंवैधानिक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक। 2004 याद रहेगा। हाल ही में स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। चलिए, खास क्यों है? इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक की सहायता भी प्राप्त है और इम्पोर्टेंट है। अवधि 6 साल की है इसकी, 2030 तक का है। देखें, होम ड्रोन दीदी पहले भी कवर किया है दृष्टि में, लेकिन वहाँ पे हम लोग शायद बजट नहीं एलोकेट किए थे, बार बार न्यूज में आ रहा है तो एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया। होम ड्रोन दीदी के अंतर्गत कितने करोड़ का आवंटन किया गया? 1261 करोड़, एग्जैक्ट याद रखना है आपको, 1261 करोड़। होम ड्रोन दीदी क्या है? दीदी से समझ में आ रहा महिला, ड्रोन से ड्रोन समझ में ही आ रहा, यानी ये जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
इनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा कृषि पर्पज से, छिड़काव के लिए, उर्वरक वगैरह छिड़केंगे अपना बढ़िया, है ना। देखें बिनबैक्स से समझ में आता है वियतनाम प्लस भारत, ये एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय अभ्यास है, ये इंपॉर्टेंट है। अंबाला हरियाणा में आयोजन हुआ है, तो राजस्थान नहीं लगाना है, उत्तराखंड नहीं लगाना है, और अभी एक और बड़े थे, गुजरात भी नहीं लगाना है, और उमरोई भी नहीं लगाना है, ठीक है। हरियाणा में हुआ है। हाल ही में नागालैंड का नया जिला कौन सा बनाया गया है, इसका नाम है मैलूरी। ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा पीसीएस, इस वजह से पूछा जा सकता है, जनजाति है ना भाई, ट्राइब्स के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। पोचरी नागा जनजातियां, इनके द्वारा ये बसाया गया है जिला, इस वजह से मैं डाला हूँ, ठीक। सिर्फ बताएं, अगर पूछे पोचरी जनजातियां ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, नागालैंड लगा देना। नागालैंड में एक बड़ा अच्छा सा त्यौहार होता है हॉर्नबिल, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए यहाँ देखिए, चर्चा में रहा असमी क्या है। असमी भाई एक पिस्तौल का नाम है, मशीन पिस्तौल, अभी रिसेंट में ये डिलीवर की गई है। विश्व क्षय रोग रिपोर्ट के बारे में 2-3 फैक्ट देखेंगे। क्षय रोग यानी टीबी, ये नहीं पूछेगा, WHO द्वारा जारी, पूछेगा क्या, नीचे लिखा है। प्रभावित लोग भारत में सबसे ज्यादा, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी जानते हैं, है ना। स्टार मार्क किया हूं, ये पूछेगा 2015 से 2023 के बीच विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के तहत टीबी के मामलों में कितनी कमी आई है, कितनी गिरावट आई है, ये भारत की है, ठीक है। भारत के बारे में 17.7% की कमी दर्ज की गई है ड्यूरिंग 2015-2023, ठीक है। इसके बीच का कितना, 8 साल का है ना, 8 साल का स्पैन रहेगा यार, 17.17। शारदा सिन्हा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, खत्म हो गई है, निधन हो गया इनका। छठ के गाने सुने होंगे अभी, है ना, छठ अभी निकला है कुछ दिन पहले, बड़ा अच्छा गाती थी, निधन हो गया। लोक गायिका थी, बिहार स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। पद्मश्री भी इनको मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो सिंपल सा इनका क्षेत्र पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, एक किस क्षेत्र से संबंधित थी, कर लेंगे। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं वो 47 नंबर के हैं, नंबर याद रखना 47। हमारे जो CGI हैं वो कितने नंबर के हैं, 51 नंबर के हैं। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया, जापान ने, और उस उपग्रह का नाम है, सैटेलाइट का नाम है लिग्रोसैट, ठीक है। चलिए, हैंडे पासपोर्ट 2024 भी आ गया है, बस हम लोगों को रैंक याद रख लेनी है। सिंगापुर ही हमेशा से रहते ही हैं, सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब है वीज़ा यार, ठीक है, वीज़ा मुक्त एंट्री हो जाती है, आप वीज़ा मुक्त कहीं पे भी जा सकते हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज रहती हैं कि आप इतने देश में फ्री ऑफ वीज़ा, ये सब चीज़ें रहती हैं। भारत के पास अगर 83 रैंक है तो 50-55 कंट्रीज इनके पास भी होंगी जहाँ पे वीज़ा मुक्त एंट्री हो जाएगी, घूमना फिरना हो जाएगा, ठीक है। 83 याद रखना, हैंडले पासपोर्ट 83। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। सिर्फ अगर कैंसर पूछता तो 4 हो जाता तारीख, है ना। 4 मंथ कौन सा, ये कमेंट करके बताइए। कैंसर से सीखा था ना, कैंसर ऐसे लिखते हैं, 4 अक्षर का ये शब्द है तो 4 ऐसे याद रख लेते हैं, ऊट पटांग के बना के। कैंसर जागरूकता आपको 7 याद रखना है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग विथ नेचर, इतना ही पूछेगा, स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। ये किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र गुहा साहब के द्वारा, ओके। किस राज्य ने सभी सेवाओं में राज्य सरकार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है, मध्य प्रदेश याद रखना। इसको देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 25, ये अभी रिसेंट में ही आई है भाई। ये सिर्फ एशिया के इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहे हैं नाम, लेकिन वर्ल्ड है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उस पूरी मतलब ये जो टाइटल है ना वो ऐसे ही है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025। पहला स्थान है पैकिंग यूनिवर्सिटी है, चाइना की है, इनका ही रहता है नाम पैकिंग का। भारत के जो है इनको ध्यान रखना, यहाँ पे IIT दिल्ली नया ऐड हुआ है, क्योंकि बाकी जो हम लोगों ने रैंकिंग पढ़ी है यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे IIT दिल्ली का कहीं नाम नहीं है, कहीं कहीं ISC बेंगलोर है, तो कहीं कहीं IIT मद्रास है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है इसमें आपको ध्यान रखना है IIT दिल्ली, फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT मद्रास है, ठीक है। टॉप 100 में 6 यूनिवर्सिटी को यहाँ पे शामिल किया गया है इस रैंकिंग के द्वारा। प्रसिद्ध रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, रोहिणी नैयर पुरस्कार ये दिया जाता है 40 साल से कम के जो लोग रहते हैं
उनको दिया जाता है, और ख़ासतौर से जो ग्रामीण विकास पर काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, उनका उत्कृष्ट काम रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है, उनको दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। इनका नाम है अनिल प्रधान, 28 साल के व्यक्ति हैं, उड़ीसा से ये बिलोंग करते हैं। अनिल प्रधान को दिया गया रोहिणी नैयर पुरस्कार। ठीक है, इनका काम याद रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है नवंबर मंथ का, 15 तारीख तक का। ठीक है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस, एक्सरे की खोज हुई थी इस दिन। ठीक है, 8 नवंबर को, उसी पे मनाया जाता है। तो रेडियोग्राफी दिवस एक बार पूछा था पीसीएस, है ना, मैचिंग में पूछा था, ध्यान होगा आप लोगों को, 8 नवंबर। बराक नदी अभी न्यूज में थी, इस वजह से कुछ लाशें इस नदी में मिली हैं, तो ज्योग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चन मतलब पूछता है बराक रिवर के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर से वो उन नदियों के बारे में तो ज़रूर पूछा जाता है जो बॉर्डर शेयर करती हैं, है ना, बॉर्डर शेयर करती हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, तो उसकी डायरेक्शन वगैरह समझ में आ जाएगी आप लोगों को। देखिए कुछ एग्जाम फैक्ट देखिए इस रिवर के बारे में। निकलती ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर हिल से होती है, यानी मणिपुर स्टेट से ओरिजिनेट होती है, नागालैंड में बह के नागालैंड में फ्लो करती है, फिर इसके बाद असम में फ्लो करती है। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर सीमा ये नदी बनाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब सेपरेटली अगर इस नदी के बारे में पूछेगा तो फिर ये पॉइंट डालना पड़ेगा फिर एग्जामिनर को। तो फ्लोइंग स्टेट जो है वो कौन कौन हो गए? मणिपुर से तो निकली रही है, तो मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, फिर असम में भी कुछ लेंथ तक ये फ्लो करती है। तो ये 3 स्टेट हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बांग्लादेश में, और फिर फाइनली यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। असम में कुछ लंबाई तक बहती है, फिर बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक है, मणिपुर पहाड़ियों से ये निकलती है। तो बस इतनी 2 बातें थी इसमें। देखिए इस क्वेश्चन को, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड, ये किसे दिया गया है? ये प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी साहब को। ठीक है, नरेंद्र मोदी से पहले यह पुरस्कार महारानी एलिजाबेथ को 1969, यानी ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है इन साहब की जो इनको मिला है। इससे पहले इनको दिया गया था महारानी एलिजाबेथ को। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ये दूसरे विदेशी हैं इस प्राइज को रिसीव करने वाले। चलिए नाइजीरिया की बात हुई है, तो यहाँ पे कुछ बातें देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइजीरिया देखो यार, अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है, एरिया में आप लोग देखते होंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप खोलिए, उसमें देखिए, मैं वैसे बनाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की, हम लोग पढ़ते भी हैं सेंसस में। यहाँ पे देखो काम की बातें क्या है हम लोगों के। आप यहाँ पे बस बॉर्डर कंट्री देखा कीजिए, नाइजीरिया देख रहे हैं, एक रिवर फ्लो हो रही है नाइजर। ठीक है, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये जो मैं थोड़ा सा स्पेस बना के रखा हूँ, ये चीज़ दिख रहा ना, ये लेक कौन सी है, लेक बताइए। ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा हम लोग पढ़ते हैं। और बॉर्डर कंट्री कौन कौन सी है नाइजीरिया से? नाइजर है, चाड है, चाड और नाइजीरिया के बीच में आपको एक लेक भी दिख रही है, लेक चाड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है कुछ गले में थोड़ी सी खरांच हो रही है। और यहाँ पे वेस्ट साइड में देखेंगे तो ये आपको बेनिन दिख रही है। ठीक है, और साउथ साइड में कैमरून, ये कैमरून दिख रही है। तो कितनी कंट्री हो गई हैं? एक नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया, चाड, अभी सिर्फ बॉर्डर कंट्री देख रहे हैं, फिर तीसरी कैमरून हो गई, और फिर चौथी कंट्री बेनिन। ठीक है, बेनिन, 4 कंट्री यहाँ पे शेयर, बॉर्डर शेयर कर रही है नाइजीरिया के साथ। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लेक चार्ट के बारे में। लेक चार्ट के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है बॉर्डर कंट्री के बारे में। तो ये तो कंट्री के नाम पे ही है लेक, तो इतना तो समझ में आता है कि भैया ये चार्ट कंट्री में है। बाकी और कौन सी कंट्री इसको शेयर कर रही है? तो नॉर्थ वेस्ट में नाइजर आपको दिख रही है कंट्री, लेक चार्ट से जो बॉर्डर शेयर करती है, और नाइजीरिया वेस्ट में दिख रहा है, साउथ में आपको कैमरून में दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये हिस्सा देखो कैमरून का ही है, तो कैमरून भी टच करता है लेक चार्ट को, और एक खुद एक कंट्री चार्ट है, यानी यहाँ पे भी 4 कंट्री हैं। तो नाइजीरिया के बारे में 4 कंट्री हम लोगों ने देख लिया जो बॉर्डर शेयर कर रही है, और लेक चार्ट को भी 4 कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही हैं। लेक चार्ट को 4 नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चार्ट को ऐड करने का क्या जरूरत है, बाकी 3 कंट्री शेयर कर रही ना, लेक चार्ट तो चार्ट में है ही। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कैपिटल बताएंगे, जाने दीजिए, इसको देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं लिखा भी हूँ, बाउंड्री कंट्रीज जो हैं, बॉर्डर कंट्री हैं नाइजीरिया से, वो देख लीजिए। नाइजर आप लोगों ने देखा, नाइजर देखा भी, जल्दी से इसको देख लेते हैं, एक बार देख चुके हैं, बेनिन, कैमरून और चाड। ठीक है, और लेक चार्ट से नाइजीरिया है, नाइजर है,
चार्ट को ऐड करना है तो कर ही लीजिए, क्योंकि वो तो पता ही है कि चार्ट में है ही, और कैमरून है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। नोट में कुछ पॉइंट है। नाइजीरिया में उच्च श्रेणी यानी हाई क्वालिटी के लिथियम की खोज की गई है। ये भी कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। और लिथियम के बारे में हम लोग जानते ही हैं, ये अच्छा खासा क्या है, फ्यूल है, ईंधन है, न्यूक्लियर फ्यूल है। विश्व की सबसे बड़ी लिथियम की खान का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस खान का नाम आपको ध्यान रखना है। ग्रीन बुश माइन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीन बुश माइन ऑस्ट्रेलिया, याद रह जाएगा। चलिए, नवंबर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो 19 नवंबर को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है 19 नवंबर को। आसान है, हम लोगों को पता भी है। थीम याद रखिए इसकी, शौचालय शांति के लिए स्थान। ठीक है, चलिए, विश्व भर में अभी भी 42 करोड़ लोग जो है वो ओपन डेफिकेशन करते हैं। ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच कर रहे हैं 42 करोड़, अच्छा खासा यहाँ पे डेटा है। खैर वो सब कम हो जाएगा धीरे धीरे। स्वच्छता से जुड़ा एसडीजी बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताइए। ये है नंबर 6। ठीक है, 17 के 17 याद है ना भाई? उम्मीद तो कर रहा हूँ याद होंगे, क्योंकि हम लोग थक ही गए हैं उसको पढ़ पढ़ के, इतनी बार पढ़ चुके हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं। AMR, इसका मतलब है फुल फॉर्म एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध। माइक्रोबियल से माइक्रोब समझते हैं, एंटी का मतलब भी समझते हैं, और प्रतिरोध का भी समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, उस चीज़ को बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम लोग साधारण भाषा में क्या समझते हैं? हमारे शरीर की जो प्रतिरोधकता क्षमता होती है उसी को इम्यूनिटी समझते हैं। यानी इन माइक्रोब से लड़ने की जो शक्ति है शरीर की, वही होती है ना इम्यूनिटी। तो यहाँ पे देखो, माइक्रोब तो कुछ भी हो सकते हैं। माइक्रोब से मतलब रोगाणु। रोगाणु क्या है? बैक्टीरिया भी रोगाणु है, ठीक है, वायरस भी है, पैरासाइट भी है, इसके अलावा फिर फंजाई भी है, कुछ भी हो सकता है माइक्रोब तो अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाती है बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो हम लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं। वायरस से अगर कुछ होता है तो एंटीवायरल टैबलेट खा लेते हैं। उसी तरीके से पैरासाइट, एंटी पैरासाइट और एंटी फंजाई टैबलेट खाते हैं, है ना। मान लीजिए यही सारी दवाएं आपकी बॉडी में मान लो असर नहीं कर रही हैं। असर नहीं कर रही है इसका मतलब है कि आपकी बॉडी सफ़र कर रही है AMR से। क्लियर है इतनी बातें? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो जद्दा प्रतिबद्धताएं हैं ये किससे रिलेटेड है, तो आपको सिंपल लगा देना है, ऑप्शन में दिख जाएगा AMR। ठीक है, तो ये जो जद्दा प्रतिबद्धताएं हैं ये AMR की रोकथाम के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, AMR पर हाल ही में मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी जद्दा यानी सऊदी अरब में है ना, ये जद्दा सऊदी अरब में इसको संपन्न किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है AMR के बारे में, न्यूज़ में काफ़ी रह रहा है AMR, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये विलेज है, इस गांव का नाम है धुधमारस। ठीक है, धुधमारस गांव, इसके चर्चा में रहने के क्या कारण है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाल ही में UNWTO द्वारा, UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UNWTO द्वारा ग्रामीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस गांव को चुना गया है। ठीक है, ये बस्तर जिला में है यह गांव, और बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये पर्यटन से संबंधित कुछ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो ऑप्शन देख के आपको ध्यान आ जाएगा, धुधमारस गांव। छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो यह जो गांव है ना वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में लाई करता है। ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में बसा हुआ है गांव। तो अच्छे खासे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर होगा, है ना, ट्री कवर भी होगा, सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो घने वनों से ये सुसज्जित है। कांगेर नदी भी बहती है, समृद्ध यानी रिच बायोडाइवर्सिटी भी है। बायोडाइवर्सिटी डे जल्दी से बताइए। 22 मई होता है ना, 22 मई। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पढ़ते हैं हम लोग? 2002 का, यही ना पढ़ते हैं। 4 एक्ट पढ़ते हैं ना इंपॉर्टेंट, 1972 का, 1980 का, 1986 का और 2002 का। ये तो याद है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, 1980 का फॉरेस्ट एक्ट है, 86 का EPA है, ठीक है, और 2002 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस गांव में, इस वजह से इसको चूज़ किया गया है। चलिए, WTO के बारे में देखते हैं थोड़ा। ये जो WTO ट्रेड मत समझ लेना भाई, ठीक है, ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, पर्यटन जो संगठन है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की।
ठीक है। सतत पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म जो है, ये इससे रिलेटेड जो SDG है वो है SDG नंबर 8। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई आप लोगों के लिए, भारत के कुल टाइगर रिजर्व यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। जो अभी लेटेस्ट में ऐड हुआ है वो पढ़ेंगे, कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं वो पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है टोटल हो गए 56, ठीक है। तो ये 56 में याद रखना है। 56 कौन सा है, इसी वजह से इस टॉपिक को बनाया गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला, इसको बोलते हैं GGTP, ठीक है। GGTP टाइगर रिजर्व जो है ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व बन गया। इसको नोटिफाई भी कर दिया है गवर्नमेंट ने। नोटिफाई करने के भी तरीके हैं भाई, है ना। तो वो सारे जो राइट्स हैं ना, जो अधिकार हैं, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है, यहाँ पे स्टेट्स को अच्छी खासी पावर दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, 56वां हो गया ये। गुरु घासीदास तमोर पिंगला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में है। और छोटा नागपुर पठार के साथ, इसको देखिए यहाँ पे, छोटा नागपुर पठार के साथ बघेलखंड पठार में ये स्थित है। देखो ये जो टाइगर रिजर्व होते हैं ना, अब टाइगर रिजर्व के लिए मतलब कोई अलग से स्थान थोड़ी ना आता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क, उसी में से कुछ हिस्सा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है और फिर वहाँ पे स्पेशली फिर ट्रीटमेंट होता है टाइगर्स का, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन होता है। तो ये देखिए, गुरु घासीदास के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो इनका जो जितना एरिया होगा, इन दोनों के एरिया से इतना हिस्सा ले लिया टाइगर रिजर्व के लिए, ठीक है। 2050 किलोमीटर इतने क्षेत्र को कोर जोन बना दिया। और हिस्सा किस किस का है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क का है और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य का भी है। तो इसको दोनों का नाम ऐड करके टाइगर रिजर्व बना दिया, जिसको बोला जा रहा है GGTP टाइगर रिजर्व। क्लियर है? चलिए बताइए, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश टाइगर रिजर्व, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। उसके बाद फिर मानस का स्थान आता है, ठीक है। फिर तीसरा स्थान देखो, इसका भी अच्छा खासा एरिया है, इसका भी स्थान तीसरा हो गया GGTP टाइगर रिजर्व का, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा सीखा हम लोगों ने नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा अगर पूछ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हूँ साइड में, देख लीजिए, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ओरांग टाइगर रिजर्व, असम में। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं आपके लिए काम की। छत्तीसगढ़ में GGTP पढ़ लियो ना भाई, तो आप छत्तीसगढ़ में बाकी जो हैं टाइगर रिजर्व उनको भी देख लीजिए। एक टाइगर रिजर्व इंद्रावती के नाम से, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। अचान कमार टाइगर रिजर्व है। चौथा हम लोगों ने ये देख ही लिया, गुरु घासी तमोर पिंगला, ठीक है। तो मैचिंग में अगर आए तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, इंद्रावती कहाँ है, इंद्रावती रिवर भी है, ठीक है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार, ये सारे कहाँ हैं। तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ सकता है PCS। टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो सरकारें कदम उठाई उनको देख लीजिए, प्रोटेक्शन एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट। IBC हम लोग पढ़ते हैं, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अलायंस है, इसको भारत ने इनिशिएट किया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे कि इसको इनिशिएट कहाँ पे किया गया है, कमेंट करके बताएंगे। कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ईयर बताना है और वो मंच कौन सा था जहाँ से इनिशिएट किया गया है। स्टार्टेड बाय इंडिया, T×2 यानी TX2, मतलब टाइगर की संख्या दुगनी से संबंधित है TX2। ये भी अभियान चल रहा है। और INCA भी गठित है ना, INCA नहीं, ये जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है टाइगर की, ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, ये गलत लिख गया। और इस अथॉरिटी को कब बनाया गया था? ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके तहत बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भी भारत सरकार ये करती ही है ना, 1973 में लॉन्च हुआ था। टाइगर काउंटिंग भी करती है हर 5 साल में, ये ध्यान रखना, हर 5 साल में काउंटिंग होती है टाइगर्स की। एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से, स्नो लेपर्ड की संख्या बताइए, स्नो लेपर्ड की संख्या। अभी स्टेट्स आया था इसके बारे में, है ना, कमेंट करके बताइएगा। तो टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए भाई? 56 हो गए। 56वां देख लिया अभी, GGTP टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। 55वां कौन सा था? धौलपुर कटौली टाइगर रिजर्व राजस्थान। और 54वां कौन सा था? 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, SpaceX और इसरो साथ साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोलाबोरेशन में काम किया गया है, इसरो ने काम किया SpaceX के साथ, सहयोग किया एक दूसरे का, अच्छी बात है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, GSAT-20। GSAT जो होती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं। तो भारत का जो GSAT-20 था, इसको SpaceX ने भेजा है, ठीक है, अपनी कक्षा में। SpaceX का एक बहुत भारी भरकम हाथी है ना रॉकेट है, जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया केपे कैनबरल से, ठीक है, फ्लोरिडा USA से। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीज़, ठीक है, GSAT-20।
जीसैट है क्या, ये देख लिया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह इसको बोलते हैं। इंडियाज फर्स्ट कॉपरेशन विथ स्पेस एक्स, इंपॉर्टेंट है ना, इसी वजह से ये पहला संयोग है स्पेस एक्स के साथ, इसरो का या फिर भारत का कह लीजिए। वह कौन सी मानसिक बीमारी या फिर स्थिति है जब व्यक्ति अपने दिमाग में कल्पना नहीं कर पाता है, इमेजेस नहीं बना पाता है ना, सोच नहीं पाता है, कल्पना करने की स्थिति में नहीं रहता। तो इस चीज़ पे अभी स्टडी हुई है, तो उस डिजीज का नाम सामने आया है, फिर उस स्थिति का नाम सामने आया है, इसका नाम है एम्फेटासिया। ठीक है, एम्फेटासिया, इसका नाम ध्यान रखना। अभी पूछा जा सकता है कि हाल ही में एम्फेटासिया ये क्या है, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, कल्पना नहीं करने की स्थिति। ठीक है, यानी आप विजुलाइज नहीं कुछ कर सकते हैं, इन एबिलिटी ऑफ विजुलाइज, इन एबिलिटी टू फॉर्म मेंटल इमेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। चलिए कॉफ़ी विकास योजना के बारे में कुछ देखते हैं। कॉफ़ी उत्पादन में संभावित गिरावट के चलते भारत सरकार ने एक योजना बनाई है और उस योजना का नाम है 10 वर्षीय कॉफ़ी विकास योजना। तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा भाई, यहाँ से ये पूछा जा सकता है जो मैं नीचे यहाँ पे मेंशन किया हूँ, कॉफ़ी उत्पादन और निर्यात को दोगुना करने का टारगेट है भारत सरकार का। कैसे करेगा, इस योजना के तहत किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, ये जो 2x होने की बात हो रही है, दोगुना करने की बात की जा रही है कॉफ़ी उत्पादन में, तो गवर्नमेंट बोल रही है हम 100 किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे, FPO बनाएंगे। ठीक है, तो इनकी स्थापना की जाएगी और कॉफ़ी का जो उत्पादन करते हैं किसान लोग, उन किसानों की पहचान की जाएगी। ठीक है, फिर साथ में काम किया जाएगा तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी लेटेस्ट डेटा अगर देखें 2024 का और 2025 का, तो उत्पादन लगभग कितना है, 3.7 लाख टन। और इस योजना के तहत टारगेट डिसाइड किया गया है 2047 तक का कि हम 9 लाख टन कर लेंगे। ठीक है, 9 लाख टन कर लेंगे। भारत में 2 तरह की कॉफी का उत्पादन होता है, एक बार पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अरेबिका और रोबस्टा के बारे में। तो ये मेजर हैं कॉफी की, मतलब जो वैरायटी होती हैं जो भारत में प्रोडक्शन होता है जिनका, अरेबिका और रोबस्टा। क्लियर है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है कॉफी का, कर्नाटक हम लोग पढ़ते हैं। और भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ पे है, मैचिंग के लिए काम आता है इंस्टीट्यूशंस में, बेंगलोर, भारतीय कॉफी बोर्ड बेंगलोर में। चलिए देखो, AMR अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए भारत का स्वदेशी एंटीबायोटिक भी आ गया है। तो यहाँ पे दो दो बातें हम लोग सीख रहे हैं AMR के बारे में, और उस एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेफ्रीथ्रोमाइसिन इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फुल फॉर्म होता है दवा का असर करने वाले जो रोगाणु हैं इनका संक्रमण हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल दवाओं जैसे एंटीबायोटिक हुआ, एंटी फंगल हुआ, एंटीवायरल हुआ, इनके खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर लेना, यानी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर, उसी को AMR बोला जाता है। और जब बॉडी AMR की स्थिति में आती है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बॉडी सुपर बग से अफेक्टेड है। ठीक है, इन्हीं को सुपर बग भी बोला जाता है। चलिए एक टॉपिक है एवियन बॉटुलिज्म। ये क्या चीज़ है भाई, एवियन से तो हम लोग को समझ में आता है पक्षी से कुछ संबंधित है ना, तो हम लोग की बात बन जाएगी इसी शब्द से। बॉटुलिज्म का मतलब है यहाँ पे लकवा। ठीक है, लकवा आजकल बहुत समस्या देखी जा रही है, खासतौर से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं भारत में, उनमें लकवा, उनके पंख मतलब लकवाग्रस्त हो जा रहे हैं और पाँव हो जा रहे हैं, तो वो उड़ ही नहीं पा रही हैं, मर जा रही हैं। तो ये है एवियन बॉटुलिज्म, एक बीमारी जिससे पक्षी लकवाग्रस्त हो रहे हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, पैरालिसिस, डेथ। फ्लेमिंगो देखें ना, बगुला की तरह होता है, मतलब बड़े साइज का होता है, थोड़ा पाँव लंबे लंबे होते हैं और गर्दन भी लंबी होती है इनकी, और इनके पैर लाल होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। एक न्यूरो मस्कुलर डिसीज है। ठीक है, और जिस बैक्टीरिया से ये होती है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, बोटुलिनम ये बैक्टीरिया का नाम है जिससे पक्षियों में पैरालिसिस हो जा रहा है। ये कहाँ देखा गया है, अभी सामर झील में देखा गया है, राजस्थान में। प्रवासी पक्षियों की सामूहिक रूप से मृत्यु हो जा रही है। क्लियर है। और इस पे स्टडी वगैरह हुई होगी। ठीक है, पर्यावरणविद जो हैं स्टडी करते हैं तो बताते हैं कि भाई ये किस वजह से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन किया हुआ है। देखिए, एनवायरमेंट अफेक्ट ऑन एवियन बॉटुलिज्म, पर्यावरण का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी को लाने में। किस वजह से, हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर इस बीमारी को बढ़ावा देती है। तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी राजस्थान में रहता ही है और उस लेक में भी अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है। और टेम्परेचर जब पानी में ज़्यादा हो जाता है ना, यानी गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है,
यानी जो हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ते हैं बीओडी, इसकी मात्रा घट जाती है, तो ये भी एक समस्या है। ठीक है। और पानी में अगर ठहराव है, पानी स्थिर है, या फिर नए पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तब भी समस्या हो जाती है। तो ये हाई टेम्परेचर तो इन्वायरमेंट का ही इफेक्ट है ना, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। चलिए यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि बोटुलिज्म जो है वो सिर्फ पक्षियों में देखी जाती है। जो पक्षियों में बोटुलिज्म है उसको एवियन बोटुलिज्म बोला जा रहा है। मनुष्यों में भी यहाँ पे बोटुलिज्म की समस्या देखी जाती है। ठीक है। तो ये सब मत खाया करो भाई, डिब्बा बंद खाने से ज़्यादा संभावना रहती है। दाल चावल बनाया करो, बढ़िया से खाया करो, जो अकेले लोग हैं, है ना, जो स्टूडेंट हैं। जो इलाहाबाद के लोग हैं उनका तो डीवीसी चलता ही है ना, दाल भात चोखा। एक ही कुकर में सब काम होता है। बढ़िया से लोटा में चावल रख दो, दाल रख दो, एक साथ पक जाता है। बहुत ज़्यादा मन करे तो 2-3 आलू डाल दो, हो जाता है अपना काम लंच का। और फिर रात में भारत के नक्शे की तरह रोटी बनी जाती है। चलिए देखिए, पिनाक रॉकेट लॉन्चर, पिनाका के बारे में हम लोग पढ़े ना, ये मल्टी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है। और ट्रक से लॉन्च किया जाता है। तो इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ होगा तो उसी बारे में पढ़ेंगे। पिनाक वेपन सिस्टम, ठीक है, पिनाक वेपन सिस्टम डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया। पिनाका के बारे में क्या पढ़ते हैं, स्वदेशी है, ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया है, स्वदेशी है। रॉकेट लॉन्चर है, ये भी जानते हैं। 2 वर्जन है इसके हमारे पास, मार्क 1 और मार्क 2। मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर है और मार्क 2 की रेंज 75 किलोमीटर है। पावरफुल रॉकेट सिस्टम है हमारा। 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है पिनाका। ठीक है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट, और 5757 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, यानी 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, मॉरिशस के नए पीएम किनको नियुक्त किया गया है भाई? इनका नाम है नवीन राम गुलाम साहब। ठीक है, नवीन राम गुलाम। इनका पर्पज क्या है यहाँ पे मेंशन करने का? पर्पज ये है, बिहार राज्य से इनका नाता है, इस वजह से मैं इनको मेंशन किया हूँ। नहीं तो मॉरिशस के नए पीएम, प्रेसिडेंट, पीएम कौन बनाए, क्या मतलब है, इस वजह से। इनके पूर्वज भोजपुर बिहार में रहने वाले थे। ठीक है, नवीन राम गुलाम। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन पहल का अनावरण कहाँ किया गया है? इसको अनवील कहाँ पे किया गया है भाई? ये जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसकी COP29 में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। ठीक है। आप लोगों के समक्ष एक क्वेश्चन है, इसको बताइए, इसको इनिशिएट किसने किया है? वैसे अभी तक तो मोदी जी कुछ ना कुछ करके आते ही थे, है ना। तो ये जो गठबंधन है, ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, किस कंट्री के द्वारा? बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए, COP29 कहाँ पे हुई है? अजरबैजान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे कई बार डिस्कस हो चुका है। चलिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस बताइए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस होता है 16 नवंबर को, और थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति। ठीक है, 16 नवंबर याद रखना। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? गोरखपुर, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने जिलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन समझते हैं ना, प्रोसिक्यूशन, संयुक्त निदेशक अभियोजन के कार्यालय खोलने की स्थापना की गई है या घोषणा की गई है? तो ये ऐसे जिले 11 हैं। ठीक है, यूपी से है क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन का जो कार्यालय है, ये 11 जिलों में खोला जाएगा। वो 11 जिले हैं: श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, संत कबीर नगर, गाजियाबाद, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया और फिरोजाबाद। कठिन है यार याद रखना, कैसे याद रखेंगे 11? जो जिस जिले से बिलोंग कर रहा है उस जिले का तो नाम कम से कम याद रख ही लें। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला अस्पताल जिसमें बोन और टिश्यू बैंक की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश का पहला अस्पताल जिसमें बोन और टिश्यू बैंक की स्थापना की गई है, उसका नाम है KGMU। ठीक है, ये जो हम लोग लखनऊ वाला पढ़ते हैं ना, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, KGMC भी यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। चलिए, डॉक्टर संजय मूर्ति, ये कौन है भाई? ये नए CAG बन गए हैं, के संजय मूर्ति। CAG आर्टिकल नंबर बताइए जल्दी से कमेंट करके, सारे क्वेश्चन के कमेंट चाहिए भाई। ये विक्टोरिया कजेर थीलविक कौन है भाई? ये मिस यूनिवर्स 2024 बनी है। ठीक है, डेनमार्क की है, विक्टोरिया कजेर थीलविग। देखिए, भारत की पहली नाइट सफारी, इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। काम बढ़ रहा होगा आगे, है ना, डेवलपमेंट हो रहा होगा तो न्यूज में आता रहता है। कुकरेल नाइट सफारी हम लोग पढ़े हैं, पढ़ के रखे हैं पहले लखनऊ में। ठीक है, 2026 तक इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा। ये दुनिया की 5वीं नाइट सफारी बन जाएगी। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन। ये देखिए, ग्रीन
वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड ये दिया गया है CIL को, कोल इंडिया लिमिटेड। ये PSU कंपनी है, महारत्न कंपनी है, ठीक है, महारत्न कंपनी। लेटेस्ट महारत्न का नाम बताएंगे? लेटेस्ट महारत्न कौन सी बनी है बताइए कमेंट करके। देखिए इसको भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूज़ थी, बन तो गया है ये संस्थान लेकिन कुछ इसमें हो नहीं रहा है ना, इस वजह से न्यूज में था। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? ये पटना बिहार में की गई है। 8-9 महीने हो गए, बट यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, बस बन गया है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत बड़े मैथमेटिशियन के बारे में, सत्येंद्र नाथ बोस साहब। हाल ही में बोस और आइंस्टीन सांख्यिकी की शताब्दी मनाई गई। ये तो न्यूज का कारण था, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो हम लोग सीखेंगे SNV के बारे में। 1894 में इनका जन्म होता है कोलकाता में। बचपन से ही गणित में इनका शौक था, अच्छा खासा शौक था, तभी तो रिजल्ट आया ना इतनी भयानक क्वालिटी का, है ना, रिजल्ट है। क्वांटम इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ी ये टेक्निकल फील्ड होती है। जगदीश चंद्र बोस साहब जो थे इनसे ये प्रेरित थे। जो हम लोग गॉड पार्टिकल पढ़ते हैं ना, हिग्स बोसोन, देखिए इनकी अचीवमेंट देखिए। हिग्स बोसोन जो था गॉड पार्टिकल, ये जनक है ना, सत्येंद्र नाथ बोस साहब हिग्स बोसोन के जनक हैं। चलिए देखिए, गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक बैक्टीरिया को तैयार किया गया है। साइंस देखो यार कितनी आगे बढ़ रही है। गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक बैक्टीरिया को तैयार किया गया, उसका नाम है, इसको पढ़िए, हम तो नहीं पढ़ पा रहे, और इसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया को जैविक कंप्यूटर के रूप में तैयार किया गया है। अभी मतलब हल्का फुल्का करेगा, जैसे जोड़ घटाव कर लेगा, है ना, प्राइम नंबर वगैरह फाइंड आउट कर लेगा। तो अभी शुरुआती स्तर का है, तो ठीक है, कम से कम इतनी अचीवमेंट आई तो कि एक बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो इसका नाम याद रखना। ये देखिए 24 नवंबर सीखना जरूरी है। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाता है भाई 24 नवंबर को, तो इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। और सिख धर्म में जो गुरु हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेंगे, तो सारे रिकॉल हो जाएंगे। 10 गुरु पढ़ते हैं ना हम लोग। तेग बहादुर, ये जो तेग बहादुर, इनका नाम बाद में ऐड किया गया था, ठीक है, इस वजह से बार स्किल्स इनके पास बहुत बढ़िया थी। युद्ध कौशल में ट्रेंड होने के कारण तेग बहादुर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और ये नवे गुरु थे सिख धर्म में। 1665 में आनंदपुर साहब की स्थापना की गई इनके द्वारा। कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने एवं जबरन इस्लाम में धर्मांतरण का विरोध करने के लिए 1675 में औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए, इनका जो शहीद स्थल है ना दिल्ली में है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बोला जाता है उस गुरुद्वारे को, गुरुद्वारे का नाम है शीशगंज साहिब। चलिए 10 गुरु को जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले गुरु जो है गुरु नानक देव, ठीक है, और इनकी तो अभी हाल ही में 550वीं जयंती भी मनाई गई है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत की गई है, करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद दूसरे गुरु होते हैं गुरु आनंद साहब। गुरुमुखी नामक लिपि का आविष्कार किया था इन्होंने। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार हिस्ट्री में, है ना। फिर तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। सिखों के बीच सती प्रथा, पर्दा प्रथा को समाप्त किया था इन्होंने, और ये अकबर के समकालीन भी थे, गुरु अमरदास। गुरु रामदास के बारे में देखिए, अमृतसर की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था गुरु रामदास के द्वारा। अर्जुन देव के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि इनके काम बड़े बड़े रहे। आदि ग्रंथ की स्थापना इनके द्वारा की गई। स्वर्ण मंदिर का काम इन्होंने पूरा कराया, जो इन्होंने शुरुआत कर दी थी गुरु रामदास जी ने। और खुसरो की मदद भी की थी, उसी वजह से इनको सजा भी मिली, जहांगीर द्वारा मरवा दिया गया था फिर, ठीक है। इनको इस नाम से भी जानते हैं, गुरु अर्जुन देव को। शाहिदीन दे सरताज। छठवें गुरु हैं गुरु हरगोविंद साहब। गुरु हरगोविंद साहब सिख समुदाय को सैन्य समुदाय में इन्होंने बदल दिया। इनको सोल्जर सेंट यानी सोल्जर संत के नाम से भी इनको जाना जाता है। अकाल तख्त की स्थापना की थी गुरु हरगोविंद साहब ने। सातवें गुरु हैं गुरु हरराय। पीसफुल पर्सन थे, बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा नहीं है। गुरु हरकिशन के बारे में देखिए, सबसे कम आयु के गुरु की उपाधि दी गई थी इनको 4 साल में ही। और नवें गुरु हम लोगों ने देखा भी, गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद साहब, ठीक है। योद्धा समुदाय जो था खालसा के नाम से, इसकी स्थापना की गई थी गुरु गोविंद साहब के द्वारा। क्लियर है।